हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी की यूनिट नंबर 5 को, जो कि हमारी लास्ट यूनिट होगी। अब हम देखते हैं इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडिया। अब व्हाट इज़ इट? ये हमारा क्या है? दिस इज़ अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986। ये एक लॉ है। EPA जो है वो हमारा एक लॉ है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। कब? 1986 में। द मेन पर्पस ऑफ दिस लॉ इज़ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। अब इसका जो मेन पर्पस है, ये जो लॉ है ये हमारा क्यों बनाया गया था कि हम अपने जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और उसे इम्प्रूव कर सकें। अब ये बनाया कब गया था? इट वॉज मेड आफ्टर द टेरिबल भोपाल गैस ट्रेजिडी इन 1984। जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 1984 में, उसके बाद ये बनाया गया था। अब जो हमारी भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी वो 2 एंड 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसे हम कहते हैं द नाइट ऑफ डेथ कहते हैं, जिसमें हमारी गैस लीकेज हो गई थी। जिसने क्या शो किया था? वी शो हाउ डेंजरस पॉल्यूशन कैन बी। उसने ये शो किया था कि हमारा पॉल्यूशन कितना डेंजरस हो सकता है। तो इसके बाद हमारी गवर्नमेंट को ये लगा कि एक लॉ होने चाहिए जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके और इम्प्रूव कर सके, इसीलिए EPA हमारा बनाया गया था। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। वाई दिस एक्ट वॉज मेड। अब ये एक्ट क्यों बनाया गया था? सबसे पहले क्या है हमारा? प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। कैसे? सेव एयर, वाटर एंड लैंड फ्रॉम पॉल्यूशन। अब जो हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, इनसे हम सेव कर सकें, हम बचा सकें। सेकेंड क्या है हमारा? कंट्रोल एक्टिविटीज़ डेट हार्म द एनवायरनमेंट। कुछ एक्टिविटीज़ है ऐसी होती है जो हम करते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती हैं, तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकें या उन्हें रोक सकें। जैसे स्टॉप इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम पॉल्यूटिंग। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा उनसे पॉल्यूशन होता है, तो हम उस पॉल्यूशन को जो है वो रोक सकें। थर्ड क्या है हमारा? पनिश दोज हु पॉल्यूट और ब्रेक्स द लॉज। अब जो लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, जो हमारे इस एक्ट के अंदर रूल्स बने हैं उनको ब्रेक कर रहे हैं, तो उनको क्या करें? हम पनिशमेंट दें, उन्हें पनिश करें। फोर्थ क्या है हमारा? गिव पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एंड टेक एक्शन। अब ये जो इसकी जो पावर है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो ही इस पर रूल्स बनाएगी और इस पर एक्शंस लेगी। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे इसके। अब हम देखते हैं इसके मेन फीचर। इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। लेट्स लुक एट द की पॉइंट वन बाय वन। अब हम इसके की पॉइंट देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरनमेंट हमारा होता क्या है। जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो सब हमारा एनवायरनमेंट होता है। जो पानी हम पीते हैं, जिस लैंड पे हम रहते हैं, जिस एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये सब हमारा क्या है? एनवायरनमेंट होता है। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड द लिविंग थिंग्स, ह्यूमन्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे आसपास है सब हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि वाटर हुआ, एयर हुआ, लैंड हुआ, और यहाँ तक कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन्स हुए, प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। अब इसकी जो पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। द सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स वाइड पावर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है इससे लेकर। मेक रूल्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। वो रूल्स बनाती है जिससे हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकें, मतलब पॉल्यूशन को बचा सकें। सेट स्टैंडर्ड्स फॉर। उसने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि एयर क्वालिटी का कितना होना चाहिए, वाटर क्वालिटी का कितना होना चाहिए, इमिशन लेवल फ्रॉम फैक्ट्रीज कितना होना चाहिए। अब हम इमिशन लेवल क्या क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं। ये जो हमारा इमिशन लेवल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कितना पॉल्यूशन एक फैक्ट्री डाल रही है हमारे एयर में या वाटर में, कितना वो कंट्रीब्यूट कर रही है पॉल्यूशन में। ठीक है, वही हमारा ये है कि वो एक लेवल सेट कर सकें, एक स्टैंडर्ड है कि आप इतना ही मतलब गंदा पानी या हमारा हुआ स्मोक, इतना ही आप डाल सकते हैं अपना। ठीक है, ये फिर फोर्थ है हमारा इंस्पेक्ट इंडस्ट्रीज एंड लेबोरेटरी। अब हम देखते हैं इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? चेक केयरफुली, मतलब कि केयरफुल होके चेक करेंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ और लेबोरेटरीज़ को ऑफिसर्स या एक्सपर्ट्स फैक्ट्रीज़ में जाएंगे, साइंस लैब में जाएंगे और वो चेक करेंगे कि हर चीज़ अच्छी तरीके से सेफ वर्क कर रही है और वो सेफ़ है या नहीं है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन, और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है हमारा टेक एमरजेंसी मेजर्स इफ़ देयर इज़ एन एनवायरमेंटल थ्रेट। अगर कोई हमारा एनवायरमेंटल थ्रेट है, मतलब हमारे एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? एमरजेंसी मेजर्स लेंगे। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हमारे क्या है, कंट्रोल ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। हजार्डस सब्सटेंस जो है, जो हमारी डेंजरस सब्सटेंस है, उन्हें क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कंपनी मस्ट हैंडल डेंजरस केमिकल सेफली। जो हमारे डेंजरस केमिकल्स होते हैं, जो हमारे केमिकल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो कंपनी जो है वो उसे सेफली हैंडल करे, वो उसे देखेंगे। दे नीड टू, अब उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट देम सेफली। अगर उन्हें कहीं उस केमिकल्स को कहीं पहुंचाना है तो वो जो ट्रांसपोर्ट करें वो सेफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। सेकंड है हमारा डिस्पोज टू सेव वो वेस्ट केयरफुली। अब जो उसकी वेस्ट है, अब हम जहाँ उसे डिस्पोज करें वो केयरफुल होनी चाहिए कि हम कहीं भी उसे डिस्पोज ना कर दें। स्टोर डैम प्रॉपरली, अब जब उन्हें जहाँ हम उन्हें रखेंगे वो भी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, हम उन्हें प्रॉपरली उसे रखें कि दूसरों को किसी को भी नुकसान ना हो या हमारे एनवायरनमेंट को उससे कोई नुकसान ना पहुँचे। फोर्थ है हमारा पेनल्टीज फॉर ब्रेकिंग द लॉज। अगर लॉ को ब्रेक करें तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। इफ़ समवन डज नॉट फॉलो द रूल्स, अगर कोई हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। फाइन अप टू ₹1,00,000, 1,00,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन देना पड़ सकता है। इफ़ दे कंटिन्यू ब्रेकिंग द लॉ, एक्स्ट्रा फाइन ईच डे, अगर ये मानते नहीं हैं और लॉ को ब्रेक करते चले जाते हैं फिर भी, तो एक्स्ट्रा डे, हर दिन अलग, मतलब एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन सेवर केसेस जेल टर्म कैन बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर्स। कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लॉ को ब्रेक ही करते चले जाते हैं, तो क्या होता है इसमें, जो हमारी इम्प्रिजनमेंट होता है वो 7 ईयर्स तक कर दिया जाता है, मतलब जेल की जो सज़ा है वो 7 साल तक की बढ़ा दी जाती है, 5 साल से 7 साल तक कर दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्या है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक। अब पब्लिक की प्रोटेक्शन में हमारा क्या है, इफ़ यू सी पॉल्यूटिंग हैपनिंग यू कैन कंप्लेन टू द अथॉरिटीज़। अगर आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हमारा हो रहा है। बट यू मस्ट फर्स्ट गिव 60 डेज नोटिस बिफोर गोइंग टू द कोर्ट। लेकिन कोर्ट में ले जाने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले आपको उसे 60 दिन का, 60 दिन तक का नोटिस देना होगा। ठीक है, सिक्स देखते हैं, सिक्स हमारे क्या है, पावर टू क्लोज और रेगुलेट इंडस्ट्रीज। अब इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारी पावर भी होती है कि वो उस इंडस्ट्री को क्लोज भी कर सकती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, द गवर्नमेंट कैन शट डाउन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री को बंद करा सकती है। कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, वो जो उस इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है या वाटर सप्लाई है उसको कट ऑफ कर सकती है। और नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर चेंजेस इन ऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या है, वो जो सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में चल रहा है कोई टास्क या प्रोसेस, उसको वो चेंज भी कर सकती है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, हमारा क्या है, सेवंथ क्या लिखा हुआ है हमारा, एनवायरमेंटल ऑफिसर्स एंड इंस्पेक्टर। इसमें क्या होता है, द गवर्नमेंट अपॉइंट्स ऑफिसर्स टू, गवर्नमेंट जो है कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, वो क्या करते हैं, चेक इफ़ रूल्स आर फॉलोड, वो देखते हैं कि रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। टेक सैम्पल्स ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल फॉर टेस्टिंग, वो सैम्पल्स लेकर जाते हैं एयर का, वाटर का और सॉइल का, कि वो उसे टेस्ट कर सके कि हमारी एयर की क्वालिटी जितना हमने बोल रखी है उतनी है या नहीं है। इसीलिए ऑफिसर्स को, इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, अब वो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। पेपर्स या फाइल्स, तो उनको क्या करते हैं, वो केयरफुली चेक करते हैं कि ये सही हैं, कंप्लीट हैं या नहीं है, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, ये चीज़ वो देखते हैं। वाई इज़ दिस एक्ट इम्पोर्टेंट, अब ये जो हमारा एक्ट है ईपीए, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स अ लीगल सिस्टम टू कंट्रोल पॉल्यूशन। ये एक लीगल सिस्टम है जो कि बनाया गया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इट मेक इंडस्ट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेस्ट, ये क्या करता है, ये इंडस्ट्री को ही रेस्पॉन्सिबल मानता है कि जो वेस्ट है वो जो कर रही हैं उसके लिए इंडस्ट्रीज ही रेस्पॉन्सिबल हैं। इट प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारे ह्यूमन की हेल्थ को और जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स इंडिया फुलफिल इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑन द इन्वायरमेंट, अब जो हमारी इंडिया ने कुछ कमिटमेंट्स की हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये वो करता है कि उन्हें फुलफिल करने में भी हेल्प करता है। जो हमने इन्वायरमेंट से रिलेटेड कमिटमेंट ली हैं उनको भी हेल्प करता है कि हम फुलफिल कर पाएँ। अब हम सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल क्या है, आ फैक्ट्री रिलीज डर्टी वाटर इनटू द रिवर। अब एक फैक्ट्री है जो कि डर्टी वाटर रिलीज़ करती है और वो कहाँ रिलीज़ करती है, एक रिवर में। अंडर दिस एक्ट, अब इस एक्ट के अंदर क्या हो सकता है, द गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द फैक्ट्री टू स्टॉप, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है तो वो क्या कर सकती है, फैक्ट्री को ये ऑर्डर दे सकती है कि फैक्ट्री स्टॉप हो जाए, मतलब उसे बंद कर दें। इम्पोज अ फाइन, उस पर कोई फाइन इम्पोज कर सकती है 1,00,000 रुपीज़ तक का। शट डाउन द फैक्ट्री इफ़ नीडेड, वो फैक्ट्री को शट डाउन भी कर सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो।
अब हम इन शॉर्ट देखते हैं हमने क्या देखा। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मतलब EPA 1986 इट इज़ लाइक अ शील्ड टू। ये EPA जो है ये हमारे एक शील्ड की तरह काम करता है। ये क्या करता है, कीप आर एयर क्लीन, ये हमारी जो हवा है उसको क्लीन रखने में हेल्प करता है। आर वाटर प्योर, वाटर जो है हमारा उसको प्योर रखने में हेल्प करता है और हमारे लैंड को सेफ रखने में हेल्प करता है। इट गिव्स द गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग पावर्स टू प्रोटेक्ट आर एनवायरनमेंट एंड पनिश पॉल्यूटर्स। अब ये जो हमारा एक्ट है ये गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग पावर देता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सके और जो पॉल्यूटर्स हैं जो पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उनको पनिश कर सके कि वो पॉल्यूशन ना करें और वो डर जाएं, रुक जाएं उससे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा AQ 2022-23 में आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म NGO। सबसे पहले हम देखेंगे NGO से हम क्या समझ सकते हैं। डिस्कस द इनिशिएटिव टेकन बाय NGOs इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब जो हमारे NGO हैं उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। वॉट डू यू मीन बाय द टर्म NGO। सबसे पहले हम देखते हैं NGO होता क्या है। NGO का सबसे पहले मतलब क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब ये क्या होते हैं, ये ग्रुप होते हैं लोगों के या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। दीज आर ग्रुप्स ऑफ पीपल, ये लोगों के ग्रुप्स होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। डेट वर्क टू हेल्प सोसाइटी, जो कि किसके लिए वर्क करते हैं, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के भले के लिए ये काम करते हैं। ये कोई भी प्रॉफिट पे काम नहीं करते, ये सिर्फ इनका मेन पर्पस क्या होता है कि ये हमारी जो सोसाइटी है उसको हेल्प कर सकें, जो हमारे जिन लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की वो उनके काम आ सकें। दे आर नॉट रन बाय द गवर्नमेंट। अब ये जो NGOs हैं ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा नहीं रन किए जाते। मोस्ट NGOs वर्क विदाउट प्रॉफिट, मीनिंग दे डू नॉट एम टू मेक मनी फॉर देमसेल्फ। अब जो मोस्टली NGOs होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रॉफिट पे काम नहीं करते, मतलब इनका जो एम है वो ये नहीं होता कि हमें पैसे कमाना है, अपने लिए पैसे कमाना है। इनका एम कभी भी ये नहीं होता। ये सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं कि हाँ हम कुछ अच्छा कर सके, अपनी सोसाइटी की हेल्प कर सके। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारा, हेल्पिंग पुअर पीपल्स, जैसे गरीब लोगों को ज़रूरत होती है वो उनकी हेल्प कर सके। टीचिंग चिल्ड्रंस, जो हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ा सकें। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। अब हम देखते हैं इनिशिएटिव टेकन्स बाय NGOs इन एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन। अब जो हमारे NGOs हैं इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। ठीक है, NGOs डू अ लॉट ऑफ वर्क टू सेव एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। NGOs जो हैं इन्होंने बहुत काम किया है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। हियर आर सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स दे टेक। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इंपॉर्टेंट जो कि उन्होंने लिए हैं। सबसे पहले क्या है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। ये अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, लोगों को बताते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं कि हाँ भाई ऐसे है। दे टीच पीपल वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। लोगों को पता ही नहीं होता कि हम एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे, हमें क्यों क्लीन करना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये अवेयरनेस फैलाते हैं, ये लोगों को बताते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं कि भाई एनवायरनमेंट हमें क्लीन रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या क्या हमें फेस करना पड़ेगा। दे कंडक्ट वर्कशॉप, रैलीज एंड कैंपेन। अब ये वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, रैलीज निकालते हैं, कैंपेन होते हैं इनके बहुत सारे, कि जिससे क्या करें ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। जैसे कि एग्जांपल क्या है, टेलिंग पीपल डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग। जैसे कि लोगों को बताना कि प्लास्टिक बैग यूज़ ना करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि प्लास्टिक बैग अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो ये बताते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं कि भाई प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करो, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, पेपर बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा प्लांटिंग ट्रीज को प्लांट करना। NGOs ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेटिव ड्राइव्स। अब ये क्या करते हैं, NGOs जो है वो ड्राइव्स करते हैं कि जिसमें क्या करते हैं, ये ट्रीज़ लगाते हैं। दे इनकरेज पीपल टू ग्रो मोर प्लांट्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। अब लोगों को ये इनकरेज करते हैं कि भाई पौधे लगाओ। अब आप इससे क्या करेंगे, इससे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, हमें इससे कितने ज़्यादा बेनिफिट होंगे, ये लोगों को इस चीज़ के बारे में बताते हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं कि हाँ वो पौधे लगाएं, अपने प्लांट्स लगाएं। थर्ड है हमारा क्लीनिंग रिवर्स एंड लेक्स। ये रिवर्स को, लेक्स को भी क्लीन करते हैं। सम NGOs हेल्प क्लीन डर्टी रिवर्स, लेक्स एंड बीचेस। कुछ NGO ऐसे होते हैं जो कि जैसे हमारी रिवर डर्टी है, गंदा पानी है उसमें, लेक है या कुछ कचरा पड़ा हुआ है या बीचेस के आसपास जैसे गंदगी रहती है तो वो उसको भी साफ़ करते हैं।
दे ऑल्सो टीच पीपल डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर बॉडीज़। अब ये लोगों को भी इस बारे में बताते हैं कि भाई वाटर बॉडीज़ के अंदर, जैसे कि रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर लोग बाग गार्बेज फेंक देते हैं, ये इसके बारे में उन्हें बताते हैं कि नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्या है हमारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी एनजीओज काम करते हैं। दे वर्क टू प्रोटेक्ट एनिमल एंड बर्ड्स। ये काम करते हैं कि हम अपने एनिमल्स को, बर्ड्स को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। एनजीओज हेल्प सेव इंडेंजर्ड स्पीशीज बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट्स। अब एनजीओज जो है ये हेल्प करते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होती है हमारी। सबसे पहले अब हम देखते हैं इंडेंजर्ड स्पीशी हमारी क्या होती है। वो एनिमल या प्लांट जो कि हमारे डेंजर में होते हैं, मतलब कि वो हमारे अर्थ से डिसअपियर होने वाले होते हैं। मतलब कि कुछ टाइम बाद अगर हमारा ऐसे ही चलता रहा तो वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे अपनी अर्थ पर। तो वो क्या करते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के टूवर्ड जो है हमारे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई ये कम हो रहे हैं, अगर हमने इन्हें नहीं बचाया तो हम क्या करेंगे, इनको खो देंगे। और इनके कैसे करते हैं, और ये प्रोटेक्ट करते हैं इनके हैबिटेट्स को, मतलब जो इनके रहने की जगह होती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फिफ्थ है हमारा लीगल एक्शंस। ये लीगल एक्शंस भी लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, एनजीओ समटाइम्स फाइल केसेस इन कोर्ट्स इफ फैक्ट्रीज एंड और पीपल्स हार्म द इन्वायरमेंट। अगर लोग या फैक्ट्रीज इन्वायरमेंट को हमारे हार्म करते रहते हैं तो ये क्या करते हैं, एनजीओज जो है लीगल एक्शन भी ले लेते हैं, कोर्ट्स में फाइल ले जाते हैं। ठीक है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं, या जो भी ये करते हैं ये लीगल एक्शंस भी ले लेते हैं। दे फाइट लीगली टू स्टॉप पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अब ये लीगली भी फाइट करते हैं कि वो पॉल्यूशन को स्टॉप कर सकें और डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म कर सकें। मतलब डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पेड़ कटते हैं, ये सब जो होता है ये हमारे डिफॉरेस्टेशन के अंदर आता है। ये इस चीज़ के लिए भी लीगली फाइट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, सिक्स, प्रमोटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। दे इनकरेज द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स एंड रिसाइकलिंग। ये इनकरेज करते हैं कि भाई सोलर एनर्जी को यूज़ करो, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करो जो आसानी से डिग्रेड हो जाएं। ये रिसाइकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं उनको यूज़ करो। इसके लिए ये लोगों को इनकरेज करते हैं। दे हेल्प कम्युनिटीज़ लर्न अबाउट सस्टेनेबल फार्मिंग। अभी लोगों को हेल्प भी करते हैं कि वो ये जान सके सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होती है, अभी किस तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को। अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ फेमस एनवायरमेंटल एनजीओज इन इंडिया। अब हमारे कुछ बहुत फेमस एनवायरमेंटल एनजीओज हैं हमारे इंडिया में, वो कौन कौन से हैं। WWF इंडिया, जिसमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, आपने इसका नाम भी सुना होगा। ग्रीन पीस इंडिया, CSC सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन। अब क्या है हमारा, एनजीओज आर इम्पोर्टेंट हेल्पर्स इन प्रोटेक्टिंग आर एनवायरनमेंट। एनजीओज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पर का काम करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। दे टीच पीपल प्लांट ट्रीज, क्लीन नेचर, सेव्स एनिमल्स एंड इवन टेक लीगल एक्शंस टू स्टॉप पॉल्यूशन। अब ये क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, प्लांट ट्रीज करते हैं, हमारे नेचर को क्लीन करते हैं, हमारे एनिमल्स को भी बचाते हैं, और ये लीगल एक्शंस भी लेते हैं हमें पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। ये जैसे कि एक एनजीओ का क्या है हमारा फोटो लगा हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रीफली डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब हमें क्या बताना है, सबसे पहले हम देखते हैं सेलिएंट का मतलब क्या होता है हमारा, इम्पोर्टेंट। ब्रीफली हमें डिस्कस करना है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के, ठीक है, हमें उसके फीचर्स बताने हैं। फिर क्या करना है हमें, डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अब हमारे वेरियस रोल्स बताने हैं हमें जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। ये दोबारा लिखा हुआ है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो ये हमें बताना है। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 2022-23 में आया हुआ है। अब हम देखते हैं इसका आंसर। इसके आंसर में हमें क्या लिखना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 EPA। ठीक है, ये अभी हमने देखा भी था। दिस इज़ अ लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। अब ये क्या है, ये हमारे एक लॉ है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था, पास किया गया था कि हम इसमें क्या करें, प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव कर सकें अपने एनवायरनमेंट को। अब सेलिएंट फीचर देखते हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं, या फिर हमारे मेन पॉइंट देखते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के 1986। सबसे पहले क्या है, वाइड पावर्स। वाइड पावर्स में हमारा क्या आ जाता है, द गवर्नमेंट कैन टेक एनी एक्शन
टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी एक्शन ले सकती है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट कैन मेक रूल्स एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर एयर वाटर एंड सॉइल क्वालिटी। अब इसने कुछ रूल्स भी बना रखे हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और कुछ स्टैंडर्ड्स भी सेट किए हुए हैं कि एयर क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, वाटर क्वालिटी इतनी होनी चाहिए और सॉइल क्वालिटी इतनी होनी चाहिए। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वाइड पावर है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। सेकेंड है हमारा कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करना। अब इसमें क्या है हमारा, द एक्ट हेल्प टू कंट्रोल पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। ये जो एक्ट है ये हेल्प करता है कि हम किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करें इंडस्ट्रीज में और फैक्ट्रीज में। इट रेगुलेट द हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। हम रेगुलेट करें कि जो हमारी ये जो डेंजरस सब्सटेंस है इनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, सेफली इनको किस तरीके से रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड हमारे क्या, पनिशमेंट्स। अगर कोई बात नहीं मानेगा तो उसको पनिश भी किया जाएगा। इफ़ समवन ब्रेक द रूल्स, अगर कोई रूल्स को ब्रेक किए जा रहा है तो क्या होगा, दे कैन बी पनिश्ड विद जेल और फाइन्स। वो इसको पनिश करेंगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो उसे जेल भेज देंगे या फिर उस पर फाइन लगा देंगे। ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ हमारे क्या है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। अब ये क्या है, द गवर्नमेंट कैन सेट लिमिट्स ऑफ इमिशंस। इमिशंस का मैंने अभी आपको मतलब बताया भी था, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, लिमिट सेट की हुई है कि वेस्ट स्मोक हमें इतना करना है, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कोई भी इंडस्ट्री इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करेगी। कुछ थोड़ा बहुत तो पॉल्यूशन हो गई, लेकिन उन्होंने क्या है, लिमिट सेट की हुई है। इंडस्ट्रीज मस्ट फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स टू अवॉइड हार्मिंग द इन्वायरमेंट। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही होगा, जिससे हम क्या करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को हार्म करने से बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, एमरजेंसी मेजर्स। अब हमारे एमरजेंसी मेजर्स में क्या होता है, इन केस ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर द गवर्नमेंट कैन टेक क्विक डिसीजन टू कंट्रोल डैमेज। अब जैसे एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हो जाएं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एकदम क्विक एक्शन लेगी और जो वहाँ पे डैमेज हो गया, जो वहाँ नुकसान हो गया, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पावर टू क्लोज और रेगुलेट इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो एक इंडस्ट्री को क्लोज भी कर सकती है। द गवर्नमेंट कैन स्टॉप एनी एक्टिविटी और क्लोज डाउन फैक्ट्रीज कॉजिंग पॉल्यूशन। अब जो इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि हमारा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, कोई एक्टिविटी है, तो गवर्नमेंट हमारी क्या कर सकती है, उसको स्टॉप भी कर सकती है और उसको बिल्कुल बंद भी कर सकती है। ठीक है, वाई वॉज दिस एक्ट मेड। अब ये जो हमारा एक्ट है वो बनाया क्यों गया था, आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजिडी। हमने देखा था कि भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी हमारी 1984 में, तो लोगों ने ये रियलाइज़ किया देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड पीपल्स हेल्थ, कि हमारे कुछ ना लॉ होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए जो कि क्या करें, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और लोगों की हेल्थ को भी बचा सकें। जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना लोगों को हेल्थ को नुकसान हो रहा है, इसको हम बचा सकें, इसको हम रोक सकें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, रोल ऑफ वेरियस एक्ट्स इंट्रोड्यूस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब हम रोल देखते हैं जो कि हमारे एक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लिए गए थे। इंडिया हैज़ मेड मैनी अदर लॉज टू प्रोटेक्ट नेचर, हियर आर सम इम्पोर्टेंट वंस इन सिंपल वर्ड्स। अब हम क्या देखेंगे, इंडिया ने जो है हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे पहले भी बहुत सारे लॉज बनाए थे। अब वो लॉ हमारे क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, अब हम वो एक्ट अपने देखते हैं। सबसे पहले हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ये हमारा कब बना था, 1974 में। अब इसका पर्पज़ क्या था कि वाटर पॉल्यूशन को स्टॉप करना, हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सके। अब ये हमारा हेल्प कैसे करता है, इट कंट्रोल्स द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल वेस्ट इनटू रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड। अब जो हमारा हार्मफुल वेस्ट जो हमारा जाता है रिवर्स में, लेक में या पॉन्ड में, उसको कंट्रोल करना। ये जो फैक्ट्रीज डिस्चार्ज कर देती हैं ऐसे केमिकल्स या हार्मफुल वेस्ट जिससे हमारा वाटर पॉल्यूशन बहुत जल्दी बढ़ता है, तो उसको हमें कंट्रोल करना। सेट अप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू चेक वाटर क्वालिटी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सेटअप करना कि वो क्या कर सकें, वाटर क्वालिटी को चेक कर सकें। ठीक है, सेकंड हमारा कौन सा एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ये कब बना था हमारा, 1981 में। अब इसका पर्पस क्या था, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन को कम करना। हाउ इट हेल्प्स, अब इसने कैसे हेल्प करी, लिमिट्स स्मोक एंड गैस रिलीज बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल। जो हमारे व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उससे जो धुआं निकलता है, गैस, टॉक्सिक गैस जो रिलीज होती है, उसको लिमिट में करना। ठीक है, अब
अब क्या करना है इसे, मॉनिटर एयर क्वालिटी। अब जो हमारी एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटर करना, टाइम टाइम पे उसको मॉनिटर करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया था। अब इसका पर्पज़ क्या था, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। अब हमें प्रोटेक्ट करना था अपने वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को और प्लांट्स को, इसका मेन पर्पज़ यही था। हाउ इट हेल्प्स, अभी कैसे हेल्प करता है, बैन हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशी। अब जो हमारे पास है ही नहीं, इतने कम हो जा रहे हैं हमारे प्लांट्स एनिमल्स, उनको, उनकी जो हंटिंग हो रही है उनको क्या कर देना, बैन कर देना, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं हम, अपने इंडेंजर्ड स्पीशी को बचा सकते हैं। क्रिएट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, नेशनल पार्क बनाना, इसमें ये हमारा किस में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ क्या है हमारा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये हमारा 1980 में आया था। इसका पर्पस क्या था, टू सेव फॉरेस्ट, कि हम अपने जो पेड़ पौधे हैं इनको बचा सकें, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब इसने कैसे हेल्प करी, हाउ इट हेल्प्स, स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। अब इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में क्या रूल बनाया गया कि आप जो है ट्रीज़ को कट नहीं कर सकते, कोई भी पेड़ नहीं काट सकते अगर आपके पास गवर्नमेंट की परमिशन ना हो, ठीक है। प्रमोट्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड अफॉरेस्टेशन। अब इस एक्ट ने क्या किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को प्रमोट किया कि हमें अपने फॉरेस्ट बचाने हैं, और अफॉरेस्टेशन को भी प्रमोट किया कि हम पेड़ पौधे लगाएं, हमें इससे ये बेनिफिट होगा। लोगों ने पेड़ पौधे लगाना बहुत शुरू किया। अब हम देखते हैं ओवरऑल रोल क्या था इन सब एक्ट्स का। टुगेदर दीज लॉस, सबसे पहले क्या था, कंट्रोल, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, एयर पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को, सॉइल पॉल्यूशन को, इन सब को कंट्रोल करना। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। पनिश दोज हु हार्म द एनवायरनमेंट, अब जो लोग हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं उन्हें पनिश करना, ठीक है। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन, अब इन सब चीज़ों को बचाने के लिए अवेयरनेस को फैलाना, स्प्रेड करना, ये हमारा इन सब एक्ट का ओवरऑल रोल था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन। हमें वो स्ट्रेटजी बतानी है और वो पॉलिसी बतानी है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडेप्ट की थी, कि हम जिससे क्या कर सकते हैं, वुमेन एजुकेशन का डेवलपमेंट कर सकें। ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस स्कीम लॉन्चेस फॉर वुमेन एजुकेशन। अब वुमेन एजुकेशन के लिए जो है बहुत सारी स्कीम भी लॉन्च की गई थी, अब हमें उनके बारे में भी इसे बताना है। ये क्वेश्चन हमारे 82 2022-23 में आया हुआ है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर हमारा क्या है, स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी अडेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन। अब हम स्ट्रेटजी और पॉलिसी देखेंगे जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडेप्ट की थी कि हम क्या कर सकें वुमेन एजुकेशन को, वुमेन एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड मैनी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ टू इम्प्रूव एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्लान बनाए थे, पॉलिसी को इम्पोज किया था कि हम इम्प्रूव कर सकें अपने जो हमारी एजुकेशन है गर्ल्स की और वुमेन के लिए, एजुकेशन को हम इम्प्रूव कर सकें। अब हम सबसे पहले देखते हैं मेन स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़ हमारी क्या थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब हर किसी के पास राइट हो पढ़ने का। मेकिंग श्योर ऑल गर्ल्स कैन गो टू स्कूल स्पेशली इन विलेज एंड बैकवर्ड्स एरिया। अब इसमें सबसे क्या था हमारा, ये हमारी स्ट्रेटजी पॉलिसी, इसमें हमारा क्या था कि सब जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाएं, हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर लड़की स्कूल जा रही है। अब ये इनका जो मेन फोकस था वो कहाँ पर था, विलेजेस में, जो हमारे गाँव होते हैं या हमारे जो बैकवर्ड एरिया होते हैं उनमें इनका मेन फोकस था। सेकेंड है हमारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एजुकेशन को फ्री कर दो और कंपलसरी कर दो कि हाँ भाई पढ़ना ही पढ़ना है। अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स गेट फ्री एजुकेशन। अब जो हमारे बच्चे 6 से 14 साल के उस टाइम में आते हैं, जो हमारे 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें क्या है, फ्री एजुकेशन मिलेगी कि सब पढ़ो, ये हमारी स्ट्रेटजी थी। थर्ड क्या है हमारा, स्पेशल फोकस ऑन जेंडर इक्वलिटी। अब इसका फोकस ये भी था कि जेंडर इक्वलिटी पे हम स्पेशली फोकस करें। रिड्यूस द जेंडर गैप बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स एजुकेशन। अब जो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स एजुकेशन है इसमें एक जेंडर गैप है और ये बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या था कि हमें इसे रिड्यूस करना, हमें इसे कम करना है। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, स्कॉलरशिप्स देनी
और फाइनेंशियली सपोर्ट करना, गिविंग स्कॉलरशिप, फ्री यूनिफॉर्म, बुक्स एंड मिड डे मील, सो फैमिली सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल। अब इन्होंने स्कॉलरशिप देनी शुरू करी, यूनिफॉर्म फ्री बांटी, बुक्स दी, मिड डे मील आपने सुना भी होगा, मिड डे मील स्कीम थी एक, इसमें इसमें दोपहर का खाना दिया जाता था बच्चों को। तो इससे क्या करेंगे, फैमिली जो है वो अपने बेटियों को स्कूल भेजेगी पढ़ने के लिए। ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारा, सेटिंग अप मोर स्कूल। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनाना, कि ये ना हो कि भाई उनके आसपास स्कूल ना हो इसीलिए वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे। ओपनिंग स्कूल क्लोजर टू विलेज। अब स्कूल खोलने गाँवों के आसपास, स्पेशली सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स। अब स्पेशली जो मतलब छोटे 5th तक के तो स्कूल रहते ही हैं, अब उनका क्या था कि 10th तक के स्कूल हों या 12th तक के स्कूल हों, वो हमें उनका मेन फोकस है कि हम वो खोलें विलेजेस के पास जहाँ पे हमारे स्कूल्स ना हो। 6 हमारा अवेयरनेस कैंपेन, हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, रनिंग कैंपेन्स टू चेंज माइंडसेट अबाउट गर्ल्स एजुकेशन एंड प्रमोट्स इट्स इम्पोर्टेंस। अब लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाना, तो हम कैंपेन को रन करें जिससे क्या करें, लोगों का जो माइंडसेट है उसको चेंज कर सकें, कि गर्ल्स एजुकेशन को लेकर वो जो सोचते हैं उसको चेंज कर सकें और इसको हम प्रमोट कर सकें। 7th है हमारा वुमेन्स एम्पावरमेंट। इसमें क्या है हमारा, लिंकिंग एजुकेशन विद सेल्फ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सो वुमेन कैन बिकम सेल्फ रिलेवेंट। इसमें क्या है हमारा, हम एजुकेशन को लिंक करें सेल्फ डेवलपमेंट से और एम्प्लॉयमेंट दें, उन्हें जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ दें, तो जिससे क्या होगा, हमारा वुमेन क्या हो जाएगी, सेल्फ रिलेवेंट, मतलब कि इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसके पास पैसे आने लगेंगे, उसे जॉब दें, एम्प्लॉयमेंट दें, ये सब। ठीक है। अब हम देखते हैं वेरियस स्कीम लॉन्च फॉर वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के लिए जो हमारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी, अब हम उन स्कीम को देखते हैं। सबसे पहला है, हम देखते हैं हियर आर सम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स एजुकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि हमारी गर्ल्स और वुमेन्स के लिए चलाई गई थी। सबसे पहले हमारी क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने भी सुना होगा, क्या करते थे पहले बचपन में, लड़की को मार देते थे, अगर लड़की हुई तो उसे मार देना। तो इसका एम क्या था, सेव द गर्ल चाइल्ड को सेव करना, और फिर क्या करना, प्रमोटर एजुकेशन, उसके एजुकेशन को प्रमोट करना, कि नहीं भाई उसे पढ़ाओ। इसमें एक्टिविटीज़ क्या थी, क्रिएटिंग अवेयरनेस फैलाना था, इम्प्रूविंग एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल में जो लड़कियों के एनरोलमेंट है, जो उनका रेशियो है उसको इम्प्रूव करना, उसको बढ़ाना, इसका मेन एम था। सेकंड है हमारा, सेकंड क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV। इसमें क्या है हमारा, इसका एम क्या था, प्रोवाइड रेजिडेंशियल स्कूल। रेजिडेंशियल स्कूल क्या होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पढ़ाई के साथ साथ रहते भी हैं। ये प्रोवाइड कर रहा था रेजिडेंशियल स्कूल लड़कियों के लिए फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटी, जो कि डिसएडवांटेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC ST OBC या माइनॉरिटी से। अभी कब कहाँ तक था, जो अप टू क्लास 8 तक के लिए ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हमारा क्या, नेशनल स्कीम फॉर इंसिवमेंट टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। नेशनल स्कीम ऑफ इंसिवमेंट टू गर्ल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। अब हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन होते हैं वो हमारी 9th और 10th क्लास को हम बोलते हैं। इसका एम क्या है, इनकरेज गर्ल्स फ्रॉम SC ST टू कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन। हम गर्ल्स को इनकरेज करें जो कि मेन हमारे SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कि वो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें, मतलब एटलीस्ट वो क्लास 10 तक तो पढ़ी हुई हो। इसके क्या था सपोर्ट, कैसे सपोर्ट कर रहे थे अभी, अ फिक्स डिपॉजिट टू गिवन टू स्कूल इनरोलिंग इन क्लास 9। अगर कोई लड़की क्लास 9 में एनरोल कर रही है, वो क्लास 9 में पढ़ रही है, वो क्या देते थे उसे, FD देते थे, कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी उसे देते थे, जिससे क्या करते थे वो उसे सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ हमारा क्या, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। इसका एम क्या था, अब हमारा इम्प्रूव एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन विद स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स एनरोलमेंट। अब इसमें क्या था, ये इम्प्रूव कर रहे थे सेकेंडरी एजुकेशन को। अब किस पे फोकस कर रहे थे, गर्ल्स के एनरोलमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, कि हम लड़कियों की जो रेशो है उसको बढ़ा सकें। इसमें ये कैसे सपोर्ट कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर से, सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट बना दिए गए थे, हॉस्टल्स बनाए गए थे, इससे उन्होंने क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था। फिफ्थ क्या है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान SSA। इसका एम क्या था हमारा, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग गर्ल्स। अब इसमें क्या था, हर बच्चा, लड़का हो लड़की हो, गरीब हो या अमीर हो, शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, उसे स्कूल में जाकर कम से कम क्लास 8 तक पढ़ाई ज़रूर मिले, इसका ये एम था।
ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अब ये सपोर्ट कैसे कर रहे थे, फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म, वो बुक्स वगैरह फ्री दे रहे थे, यूनिफॉर्म फ्री दे रहे थे, स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ द स्कूल गर्ल्स। अब ये क्या कर रहे थे, कोर्स, जो हमारे स्कूल से बाहर की जो लड़कियाँ थी, गर्ल्स थी, उनको जो है कोर्स दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, जैसे कि मतलब सिलाई सिखा दे, कंप्यूटर का कोर्स वगैरह, उससे उनको क्या दे रहे थे, स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे थे। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमारा क्या है, व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद ओवर पॉल्यूशन। अब ओवर पॉल्यूशन की वजह से हमारे जो मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न हैं उनको हमें डिस्कस करना है। अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ये हमारा 82 2024-25 में आया हुआ, मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन पिछले साल ही आया हुआ है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद ओवर पॉल्यूशन। वैन देयर आर टू मैनी पीपल, अगर हमारे बहुत ज़्यादा लोग होंगे, इट पुट्स ह्यूज प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या करेंगे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि हम किस पर डिपेंड है, नेचुरल रिसोर्सेज पर ही तो डिपेंड है। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा। दिस कॉजेज मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब इससे क्या होगा, जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा तो हमारा जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो भी हो जाएंगी। हियर आर मेजर वंस। अब हम देखते हैं कौन कौन से। डिफॉरेस्टेशन होगा, मतलब हम पेड़ों को काटेंगे। मोर पीपल नीड लैंड्स फॉर होम फार्मिंग एंड सिटीज। अब जब हमारे ज़्यादा लोग होंगे तो उन्हें क्या चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। अब हमें जगह के लिए हम क्या करेंगे, अपने पेड़ों को काटने लगेंगे। जब हमारे पास जगह नहीं होगी लोगों के रहने की जगह करने के लिए, अब उन्हें फार्मिंग भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, तो हमें फार्मिंग भी करनी होगी, उसके लिए भी लैंड की नीड होगी। सिटीज़ जहाँ वो रहेंगे उसके लिए भी, तो हमें क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, कि हमें पेड़ को ही काटना पड़ेगा। दिस लीड टू कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। अब इससे क्या होगा, हमारे जंगल के जंगल कटेंगे, विच हार्म एनिमल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन। अब इससे क्या होगा, हमारे एनिमल जो है उन्हें नुकसान पहुंचेगा। अब हमारे क्या होता है, जंगलों में क्या रहता है, हमारे एनिमल्स ही तो रहते हैं। जब हम अपने फॉरेस्ट को ही काट देंगे तो क्या होगा, हमारे एनिमल्स का जो है घर वो छिन जाएगा, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और जब हमारे प्लांट्स कट जाएंगे, हमारे फॉरेस्ट कटेंगे, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन भी हमें फेस करना पड़ेगा अगर हमारी ओवर पॉपुलेशन होगी। मोर पीपल, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, मोर व्हीकल, उनके पास व्हीकल भी ज़्यादा होंगे, फैक्ट्रीज होंगी और एनर्जी का भी ज़्यादा यूज़ होगा, तो हमारा एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। दिस लेड टू स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज बीइंग रिलीज इनटू द गैस। अब इससे क्या होगा, ज़्यादा धुआं निकलेगा, हार्मफुल गैसेज, टॉक्सिक जो गैसेज होती हैं वो रिलीज होंगे हमारे एयर में, और हमें एयर पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। थर्ड हमारा क्या है, वाटर पॉल्यूशन एंड शॉर्टेज। वाटर पॉल्यूशन भी होगा, वाटर की शॉर्टेज भी होगी। ओवर पॉपुलेशन कॉजेज मोर वेस्ट एंड सीवेज। सीवेज मतलब होता है गंदा पानी। जो हमारे अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा वेस्ट होगा और गंदा पानी भी ज़्यादा होगा, जो कि हमारे क्या करेगा, वो हमारी पॉल्यूट करेगा हमारी रिवर्स को और लेक्स को। ये हमारी रिवर्स और लेक को क्या कर देगा, गंदा कर देगा। हाई डिमांड लीड्स टू लेस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल। अब हमारे अगर डिमांड हाई होगी तो जो हमारा क्लीन वाटर है वो भी ज़्यादा हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो साफ़ पानी की शॉर्टेज भी हमें देखने को मिलेगी। फोर्थ है हमारा सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन भी होगा। अब हमारा क्या होगा, मोर फार्मिंग टू फीड द पॉपुलेशन लीड टू ओवर यूज ऑफ लैंड एंड केमिकल्स विच डैमेज सॉइल क्वालिटी। अब हम क्या है, हमारी जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन्हें खाना भी ज़्यादा चाहिए, तो हमें फार्मिंग भी ज़्यादा करनी होगी। अगर हमें अपनी पॉपुलेशन को फीड करना है तो हम क्या करेंगे, अपने जो लैंड है, हमारे पास लिमिटेड लैंड है, तो हम क्या करेंगे, उसको ओवर यूज़ करेंगे, उसमें ज़्यादा केमिकल्स डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे। उससे हमारा क्या होगा, लैंड जो है, जो हमारी सॉइल है वो हमारी डैमेज होने लग जाएगी, तो हमें सॉइल डिग्रेडेशन भी फेस करना पड़ेगा। फिफ्थ है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स भी होगी। मोर पीपल प्रोड्यूस मोर गार्बेज। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो वो ज़्यादा कचरा प्रोड्यूस करेंगे, विच बिकम हार्ड टू मैनेज। अब जब ज़्यादा कचरा हो जाएगा तो उसे मैनेज करना जो है वो बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा। इम्प्रॉपर डिस्पोजल कॉजेज लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। अगर हम जो अपना गार्बेज है वो कहीं भी डिस्पोज कर देंगे तो इससे क्या होगा, लैंड पॉल्यूशन भी होगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा। सिक्स हमारा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी फेस करना पड़ेगा। क्लियरिंग लैंड फॉर पीपल डिस्ट्रॉइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स हैबिटेट्स। अब अगर हमें क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा लोगों के रहने के लिए, तो वो क्या करेगा, एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, प्लांट्स के हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। मैनी स्पीशी आर पुश्ड टूवर्ड एक्सटिंक्शन।
बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो हमारी क्या चली जाएंगी, एक्सटिंक्शन की तरफ चली जाएंगी, मतलब ख़त्म होने की तरफ चली जाएंगी, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में चली जाएंगी। ठीक है। सेवन्थ है हमारा क्लाइमेट चेंज, इससे हमारा क्लाइमेट चेंज भी होगा। ओवर पॉपुलेशन इंक्रीज द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स का भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे कि कोल का, ऑयल का या गैस का, इनका यूजेज भी बढ़ जाएगा। दिस कॉजेज मोर ग्रीन हाउस गैस, इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस भी ज़्यादा यूज़ होगी, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग हमें फिर फेस करनी पड़ेगी। एट क्या है हमारा, अर्बन ओवर क्राउडिंग, अर्बन ओवर क्राउडिंग में हमारा क्या है, सिटीज़ बिकम ओवर क्राउडेड लीडिंग टू स्लम्स, पुअर लिविंग कंडीशन एंड मोर पॉल्यूशन, सिटीज़ जो है वो हमारी ओवर क्राउडेड हो जाएंगी, जिससे हमें स्लम हो जाएगा, पुअर लिविंग कंडीशन हो जाएगी और पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका हमारा मतलब क्या है। जब शहर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, जैसे कि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, मतलब भीड़ भाड़ हो जाएगी, लोग जो है, जब लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं होगी तो वो स्लम्स में रहने लगेंगे, मतलब कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, गंदगी होगी, इससे हमें साफ़ पानी नहीं मिलेगा, हमारा टॉयलेट साफ़ नहीं रहेंगे, तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा, पुअर लिविंग कंडीशन को फेस करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो ये हमारा था अर्बन ओवर क्राउडिंग। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अचीविंग इफेक्टिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो कि हमें इफेक्टिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को अचीव करने में फेस करनी पड़ी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन पिछले साल ही आया था, EQ 2024-25 में। चैलेंजेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दीज आर द मेन डिफ़िकल्टीज वी फेस। ये मेन डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन का प्रेशर। कैसे पॉपुलेशन का प्रेशर, मोर पीपल मीन्स मोर डिमांड फॉर लैंड, वाटर एंड रिसोर्सेज लीडिंग टू पॉल्यूशन एंड डिफोरेस्टेशन। अगर हमारे लोग ज़्यादा होंगे तो हमारी लैंड की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, कि हमें रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, पानी भी ज़्यादा चाहिए, उन्हें रिसोर्सेज की भी नीड होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन होगा और हमारा डिफोरेस्टेशन होगा, हमें ना चाहते हुए भी अपने फॉरेस्टों को काटना पड़ेगा। ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, अब इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। ठीक है। मैनी पीपल्स डू नॉट नो हाउ देयर एक्शंस हार्म द इन्वायरमेंट। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, उन्हें ये इस चीज़ की पता ही नहीं होता कि भाई हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से, हमारे क्या क्या एक्शंस है जो कि उनको हार्म कर रहे हैं। तो हमें अवेयरनेस की भी हमारे पास कमी है। थर्ड हमारा पॉवर्टी, इसमें पॉवर्टी में क्या आ जाता है, पुअर कम्युनिटीज़ ऑफन डिपेंड ऑन कटिंग ट्रीज एंड ओवर यूजिंग लैंड टू सर्वाइव। अब जो हमारी पुअर कम्युनिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे पेड़ को काटने पे ही डिपेंड रहती हैं, और वो क्या करती हैं, हमारा जो लैंड है उसका ओवर यूज़ करती हैं सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि एक स्मॉल फार्मर है, अब उसको क्या करना है, अपने घर वालों को तो पालना है, उनका खाना पानी सब करना है, तो वो क्या करेगा, अपने लैंड का ओवर यूज़ करने लगेगा। वो जहाँ पे फार्मिंग करता है वो वहाँ पे ज़्यादा केमिकल डालेगा, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करेगा, कि जो उसकी जो फसल है वो जल्दी आ जाए और वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, इससे हमारा सॉइल डिग्रेडेशन ही तो होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वीक 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 एनफोर्समेंट ऑफ लॉज। ठीक है, मतलब लॉज को ढंग से लागू ना होना। इवन इफ लॉज एग्जिस्ट देयर आर नॉट ऑलवेज फॉलोड प्रॉपरली ड्यू टू करप्शन और पुअर मॉनिटरिंग। मतलब लॉज बन तो जाते हैं लेकिन ठीक से फॉलो नहीं होते, क्योंकि कोई उन्हें चेक करने वाला ही नहीं रहता। ठीक है। फिफ्थ हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसमें क्या है, इंडस्ट्रीज ऑफन रिलीज हार्मफुल वेस्ट टू मेक क्विक प्रॉफिट्स। अब क्या होता है, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, अपना प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए हार्मफुल वेस्ट को रिलीज करते रहते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। सिक्स है हमारा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में क्या है, ग्रोइंग सिटीज़ क्रिएट वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम्स, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। अब ये जो हमारी सिटीज़ हैं वो इतनी जल्दी ग्रो हो रही हैं, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, हमें एयर पॉल्यूशन भी फेस करना पड़ा। हमारा पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, ये जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं हमारे अर्बनाइजेशन की वजह से, मतलब कि हमारे सिटीज़ के ग्रो होने की वजह से। सेवन्थ है हमारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या है हमारा, चेंजिंग क्लाइमेट मेक इट हार्डर टू प्रिडिक्ट एंड मैनेज इन्वायरमेंटल डैमेज। अब जो हमारी जो क्लाइमेट जो है ये जो हमारा चेंज होता जा रहा है,
तो हमें बहुत मुश्किल हो जाते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकें और उसको प्रिडिक्ट कर सकें। एक है हमारा कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ये क्या है हमारा? समटाइम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्लैश। कभी कभी क्या होता है, हमारा एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो क्लैश कर जाती हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मतलब टकरा जाते हैं। कैसे? जैसे कि बिल्डिंग डैम्स, हमें डैम्स बनाने और क्या करना है, हमें सेविंग फॉरेस्ट, और हमें फॉरेस्ट को भी सेव करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ हमारी क्या क्या हैं? डेस्पाइट चैलेंजेस देयर आर मैनी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अभी इतने सारे चैलेंजेस हैं, अभी हमने देखे थे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। सबसे पहले हमारी क्या है? यूज़ ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी। इससे हम क्या क्या कर पा रहे हैं? अपने क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे कि सोलर, विंड और रिन्यूएबल एनर्जी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन। हम इन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा क्या कर रही है, पॉल्यूशन को कम कर रही हैं। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में एजुकेशन से। मोर पीपल आर लर्निंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। अब जैसे ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, उनके टूवर्ड्स अवेयरनेस बढ़ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि भाई कंजर्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, थर्ड है हमारा स्ट्रिक्ट लॉज एंड पॉलिसीज़। हमारे स्ट्रिक्ट लॉज बन रहे हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं। गवर्नमेंट आर मेकिंग स्ट्रॉन्गर रूल्स टू प्रोटेक्ट एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर रूल्स बना रही है कि हम अपने एयर को, वाटर को, फॉरेस्ट को या अपनी वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके टूवर्ड्स रूल्स भी बन रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट उनके उसके खिलाफ रूल्स बना रही है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके अगेंस्ट वो रूल्स बना सके। फोर्थ है हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, जैसे कि लोकल कम्युनिटीज़ हो गई, एनजीओज हो गए या यूथ ग्रुप हो गए, वो एक्शंस ले रहे हैं। फिफ्थ है हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर टू फाइट क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। अब जो हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे हमारा क्या हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके काम कर रही हैं कि हम फाइट करें, हम अपने क्लाइमेट को बचा सकें, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये ना हो, और हम अपने पॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकें। जैसे कि पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, उसमें यही था। सिक्स्थ क्या है हमारा? सिक्स है हमारा रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है हमारा? न्यू मेथड्स ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट एंड मैनेजिंग गार्बेज आर बीइंग अडेप्टेड। इसमें क्या होता है हमारा? बहुत सारे मेथड्स बनाए गए जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं, और हम अपने ये जो हमारा इतना ज़्यादा गार्बेज हो रहा है ओवर पॉपुलेशन की वजह से, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ हमारे मेथड्स आए नए नए, हमने उसको क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986? What penalties are imposed under the Environmental Protection Act for environmental violations? ये हमारा लास्ट ईयर ये हमारा क्वेश्चन आया था AQT 2024-25 में। इसमें क्या बताना था हमने? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताना था, और हमें बताना है कि हमारी कौन कौन सी पेनल्टी इम्पोज होती हैं अगर कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के मतलब खिलाफ जाता है, उसके रूल्स को ब्रेक करता है। अब हम इसके आंसर को देखते हैं। इसके आंसर में हमारा क्या है? व्हाट आर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी हमने देखा था, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। इसका मीनिंग क्या है हमारा? द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्पोज द एनवायरमेंट। जो हमारा ये था EPA 1986, ये एक लॉ है जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, जिससे हम क्या करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और उसे इम्प्रूव कर सकेंगे। अब ये हमारा क्यों बनाया गया था? अभी हमने देखा था कि भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 1984 में, इसकी वजह से बहुत लोग मर गए थे। गैस, हमारी टॉक्सिक गैस जो है वो रिलीज़ हो गई थी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था? इस डिज़ास्टर के बाद क्या हुआ था? हमारे गवर्नमेंट ने ये फील किया कि हमें जो है स्ट्रॉन्गर लॉज बनाने चाहिए कि जिससे हम क्या करें, अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और इन ये जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं इनसे बच सकें, इनसे हम प्रिवेंट हो सकें। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 19 नवंबर 1986। अब ये जो हमारा ये जो एक्ट है ये लागू कब हुआ था? 19 नवंबर 1986। सो ये हमारा एक्ट जो है वो लागू हुआ था। अब हम देखते हैं पेनल्टीज अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब हमें क्या क्या पेनल्टी थी ये भी हमने देखा था। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट मतलब 5 साल तक जेल भेज देते थे, 1 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ता था। बहुत मतलब द पर्सन, ऐसा भी हो सकता था कि दोनों चीज़ ही करनी पड़े, उसे जेल भी भेज दें और उसे फाइन भी देना पड़े अगर कंटिन्यू वायलेशन
कंटिन्यू वायलेशन का मतलब क्या है? इफ़ द पर्सन कीप्स ब्रेकिंग द लॉ, अगर वो उसमें हमने फाइन भी दे, उसे फाइन भी पे करना पड़ा, उसे जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो उसके बाद भी रूल को जो है ब्रेक किए जा रहा है, तो हम उस पर एक्स्ट्रा फाइन इम्पोज कर देंगे कि उसे और ज़्यादा फाइन देना पड़ेगा। ₹5,000 फॉर ईच डे द वायलेशन कंटिन्यू आफ्टर द फर्स्ट कन्विक्शन। अगर हमने उसे पहली बार आरोपी पा लिया, मतलब कि हाँ उसने ये जो है गलती करी है, वो रूल को ब्रेक कर रहा है, अगर उसके बाद वो कर रहा है ना, तो हर दिन उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है। सीरियस वॉल्यूशन मोर देन 1 ईयर, अगर इसमें क्या है, इफ द वॉल्यूशन कंटिन्यूज फॉर मोर देन 1 ईयर द पनिशमेंट कैन बी द जेल अप टू 7 ईयर्स। अगर ये जो वॉल्यूशन है वो 1 साल से भी ज़्यादा तक चलता है, तो हमारी जो पनिशमेंट है वो 5 साल से 7 साल तक की जा सकती है जेल में रहने की। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें क्या है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ। पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ प्लेस ओवर टाइम। मतलब कि किसी जगह पर रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो समय के साथ साथ बढ़ते रहना, इसे ही हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। कि हमारे एक प्लेस पर पहले इतने लोग रहते थे, अब इससे ज़्यादा रहने लगे, मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ, इफ़ अ विलेज हैज़ 1,000 पीपल दिस ईयर। अगर एक विलेज में जो है वो 1,000 पीपल है इस साल, तो नेक्स्ट ईयर कितने हो गए? वो 1,200 हो गए। तो हमारी पॉपुलेशन जो है क्या हुई? हैज़ ग्रोन, पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है। वाई डज पॉपुलेशन ग्रो? पॉपुलेशन ग्रो क्यों होती है? मोर बर्थ, ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं। मोर बेबीज बॉर्न, लेस डेथ, जो मरने वालों की संख्या होती है वो कम होती है। पीपल लिविंग लॉन्गर बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर, अच्छी हेल्थ केयर होने की वजह से लोग जो है वो कम मरते हैं। पीपल मूविंग इन टू एन एरिया, लोग एक ही जगह में आते रहते हैं। माइग्रेशन, जैसे कि सिटीज़ में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। अब इसके ये 3 रीज़न है। अब हम देखते हैं रिलेशन विद एनवायरनमेंट। अब हमारी जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है इसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है? व्हेन द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो वेरी फास्ट इट पुट्स प्रेशर और एनवायरनमेंट। अब जैसे हमारी ये ह्यूमन पॉपुलेशन है ये बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, तो ये क्या कर रही है? हमारे एनवायरनमेंट पे प्रेशर आ रहा है इसका। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा लैंड की नीड है, हाउस घर में रहने के लिए एक घर भी चाहिए होता है, फार्म खाने के लिए जो चाहिए उसके लिए फार्मिंग भी करनी होगी। अभी जैसे हमने देखा था, तो इससे क्या होता है, हम ज़्यादा ट्री काटने पड़ते हैं, हमें ज़्यादा वाटर की नीड होती है, फूड की एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होती है, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा वेस्ट होता है और पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। ठीक है, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का इफेक्ट देखते हैं हम एनवायरनमेंट पे। डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब हमारे जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं, ट्रीज को कट किया जाता है होम घर बनाने के लिए और फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन होता है, ज़्यादा फैक्ट्रीज बनती है, व्हीकल ज़्यादा होते हैं, गार्बेज ज़्यादा होता है, इससे हमें एयर और वाटर पॉल्यूशन को भी फेस करना पड़ता है। सॉइल इरोजन होता है, क्यों? क्योंकि हम ओवर यूज़ करते हैं अपने लैंड का। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने लगती है, इनफ वाटर नहीं रहता, साफ़ पानी नहीं रहता। पानी तो हमारे पास बहुत है, लेकिन साफ़ पानी की बात चल रही है यहाँ पे, फूड क्लीन एयर नहीं मिलेगी, तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमें क्या होगा, एनिमल्स लूज देयर होम्स। अब जब हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, हम जंगल के जंगल काट देंगे, क्यों? तो क्या होगा, हमारे एनिमल्स जो हैं वो अपना घर खो देंगे, तो लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये क्या है हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन? क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन? मीन लर्निंग अबाउट नेचर, नेचर के बारे में पढ़ना, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट की किस तरीके से केयर कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ना, यही हमारा क्या हो जाता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर आ जाता है। वाई डज एनवायरमेंटल एजुकेशन टेल अस? हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें क्या बताती है? हाउ प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर एंड सॉइल्स आर कनेक्टेड। हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर है, हमारी हवा है, हमारी मिट्टी है, ये किस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं। वाई क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर आर इम्पोर्टेंट? हमारे लिए साफ़ पानी, साफ़ हवा क्यों ज़रूरी है। हाउ पॉल्यूशन हार्म पीपल एंड नेचर? अब जो हमारे जो पॉल्यूशन हो रहा है इससे लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, हमारे नेचर को वो क्या नुकसान कर रहा है, इसके बारे में बताना। वेज टू सेव रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, कुछ वे बताना, तरीके बताना कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके, इस मतलब जैसे कि ये
हाउ टू रिड्यूस वेस्ट एंड रिसाइकल थिंग, हम किस तरीके से वेस्ट जो है उसे कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, वाई इज़ एनवायरमेंटल एजुकेशन इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं ये एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है ये हमारी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इससे क्या होता है हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। इट मेक्स पीपल केयर अबाउट प्रोटेक्टिंग नेचर, ये बताता है कि हम किस तरीके से अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लोगों को ये बताता है। इट टीचेज अस हाउ टू लिव इन एन इको फ्रेंडली वे, ये हमें ये सिखाता है कि हम इको फ्रेंडली वे में कैसे रह सकते हैं, जिससे कि हम प्लास्टिक बैग का अब कितना कम यूज़ हो गया, प्लास्टिक बैग कोई भी यूज़ नहीं करता, क्या यूज़ करते हैं, पेपर बैग यूज़ करते हैं, जो कि हमारे क्या होता है इको फ्रेंडली होता है। इट प्रिपेयर अस टू सॉल्व इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंजेस एंड पॉल्यूशन, ये हमें बताता है कि हम कैसे इन इशू को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप आपको एक टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन में हमारा क्या आता है, वुमेन एजुकेशन मीन्स गिविंग गर्ल्स एंड वुमेन टू चांस गो टू स्कूल कॉलेज एंड लर्न स्किल सो दे कैन इम्प्रूव देयर लिव्स। इसमें क्या है, वुमेन एजुकेशन में हमारा क्या आ जाता है, लड़कियों को या औरतों को, वुमेन को, गर्ल्स को एक चांस देना कि वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, वो स्किल्स सीखें, अपने अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट करें और क्या करें, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। ठीक है, वाई इज़ वुमेन एजुकेशन इंपॉर्टेंट। अब हमारे वुमेन एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, एजुकेटेड वुमेन होगी तो क्या होगा, एजुकेटेड वुमेन कैन गेट जॉब्स एंड अर्न मनी। अगर वुमेन एजुकेटेड होगी तो वो क्या कर सकती है, जॉब कर सकती है, अच्छी जॉब कर सकती है और पैसे कमा सकती है। दे कैन टेक बेटर केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड फैमिलीज, जब वो पढ़ी लिखी होगी तो उसे पता होगा हेल्थ के बारे में, कि मतलब वो अपनी हेल्थ का किस तरीके से अच्छे से ख्याल रख सकती है, वो अपनी फैमिली का ख्याल रखेगी। एजुकेशन हेल्प्स वुमेन बिकम कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो एजुकेशन क्या करता है, उसकी मदद करता है कि वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान हो जाता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है और वो क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। एजुकेटेड मदर टीच देयर चिल्ड्रन बेटर सो द होल फैमिली बेनिफिट्स। जो एजुकेटेड मदर होती हैं वो क्या होगी, अब वो अपने बच्चों को भी अच्छे से बता पाएगी, अच्छे से पढ़ा पाएगी, तो उससे क्या होगा, पूरी फैमिली को बेनिफिट मिलेगा। इट हेल्प्स रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव सोसाइटी। इससे क्या होगा, जो हमारी गरीबी है वो बच सकती है, वो कम होगी और हमारी सोसाइटी भी इम्प्रूव होगी, हमें अपनी सोसाइटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं प्रॉब्लम फेस्ड इन वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन में जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। वो हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, सम फैमिलीज प्रेफर सेंडिंग बॉयज़ टू स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ गर्ल्स। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं वो क्या करती हैं, लड़कों को तो स्कूल भेजना पसंद करते हैं कि हाँ भाई तुम स्कूल जाओ, लेकिन लड़कियों को भेजना नहीं पसंद करते। अर्ली मैरिज स्टॉप मैनी गर्ल्स फ्रॉम स्टडिंग। लोग बाग जल्दी शादी कर देते हैं अपनी लड़कियों की, तो क्या होता है वो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे पाती, दूसरे के घर चली जाती है, फिर क्या होता है वो उसी काम में लग जाती है और अपनी पढ़ाई को खो देती है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ स्कूल्स नियर विलेज। अब हमारे विलेज जो है, गांव जो होते हैं, उनके आसपास स्कूल नहीं होते, तो इसी वजह से दूर वो भेजते नहीं है घर वाले और फिर क्या होता है वो पढ़ ही नहीं पाती। सेफ्टी इश्यूज एंड सोशल बैरियर्स। कुछ हमारे सोशल बैरियर्स होते हैं, सेफ्टी इश्यूज होते हैं, जो कि क्या होते हैं वुमेन एजुकेशन के टाइम पर हमें फेस करने पड़ते हैं। ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी यूनिट 5 होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये सब टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।